गैस्ट्रोलॉजी हो गया और लीवर की बीमारियां हो गई और तमाम जो वो बीमारियां हैं जो इस मौसम में ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती। भोजन को जैसे पुराने लोग ये कहते थे कि भोजन के ही लिए जिया जाता है, लेकिन आजकल जो है डॉक्टर्स का मानना ये है कि जिंदा रहने के लिए ही भोजन करना है, मतलब उतना ही भोजन करना है जिससे जिंदा रहा जा सके। ये क्या सर फिनोमिना है? सर 20 वर्षों से आप यहाँ लगातार जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और निश्चित तौर पर आपको अनुभव भी हो गया होगा कि क्षेत्र में अधिकतर बीमारी का जो प्रकृति है, नेचर क्या है और यहाँ किस तरह के मतलब पेट में इन्फेक्शन और ये तमाम चीज़ें, कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा आपको देखने को मिल रही हैं? लीवर के हो, पित्त की थैली हो, ये भी कैंसर ऐसे हैं कि वक्त रहते अगर हमने पता कर लिया तो मरीज़ को अच्छा फ़ायदा होता है। एक अधिकतर केसेस में जब ये हमारे पास आते तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मरीज़ के स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। अभी आपने बताया कि फैटी लीवर एक बड़ी समस्या है और इसको नज़रअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। सर जैसे आपने बताया ओबेसिटी मतलब मोटापे की वजह से ये फैटी लीवर होता है, क्या मोटे ही लोगों को फैटी लीवर होता है या पतले लोगों को भी हो सकता है, या उसकी क्या किस तरीके से वो शरीर में दुष्प्रभाव पड़ता है? लीवर की जब बात आती है तो अमिताभ बच्चन की फिल्म जो है मुझे याद आती है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है शराबी फिल्म में उस लीवर के लिए और किडनी के लिए बोलता है वो कि शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, ज़्यादा शराब मत पीना। सर ये शराब और लीवर का क्या कनेक्शन है और तमाम फैटी लीवर और लीवर में जो भी ये दिक्कतें आती हैं जो फिर लाइलाज हो जाती हैं, वो क्या वजह क्या है? लीवर के बारे में जैसे आप बता ही रहे हैं कि जागरूक होना बेहद ज़रूरी है और इसकी सर जांचें जो है, जैसे क्या है कि अमूमन हर जांच अब अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्राइवेट भी करती है, आप लोगों के भी मार्गदर्शन से जांच करा सकते हैं। लेकिन सर ये समझना चाह रहा हूँ कि जो जांच है कौन सी प्रमुख जांच है, जिसको दिक्कत है वो भी करा सकता है, जिसको नहीं दिक्कत है वो भी कराए, 3 महीने में 6 महीने में, उसका क्या मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए? ये जैसे आपने अभी कहा कि मतलब जाँच रेगुलर होनी चाहिए 3 महीनों में। जैसे एक स्वस्थ शरीर है, अमूमन बोलते हैं 40 साल के बाद उनको 6 महीने में या 3 महीने में पूरी बॉडी का चेकअप होना चाहिए, जिसमें लीवर भी शामिल होना चाहिए। तो मतलब ये माना जाए कोई यदि स्वस्थ है, बाहर रूप से स्वस्थ दिख रहा है और दिनचर्या भी उसकी ठीक ठाक चल रही है, तब उसको फुल बॉडी चेकअप में कौन कौन से लीवर के टेस्ट या पेट से जुड़े जाँचें करानी चाहिए? कि जिसको डायबिटीज़ है उसका मोस्टली उससे जो है फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है, क्या वजह है इसकी? इसमें बात पेट की बीमारियों की, पेट की बीमारियां अमूमन यदि देखा जाए तो एक बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं, क्योंकि इसको लेकर कोई ऐसे सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखते हैं और जब दिखते हैं तो फिर देर हो जाती है। गैस्ट्रो के भी काफ़ी पेशेंट्स आपके, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे हैं कि तमाम लोग कहते हैं कि कोई बाहर दिखाना पड़ता है, कभी यहाँ ठीक हो जाता है, तो ऐसी क्या सर उसमें उसके नेचर्स क्या होते हैं? गैस्ट्रो के पेशेंट किस तरीके के आ रहे हैं? देखिए इसकी बात होती है और अमूमन क्या है, लोग बड़े आसानी से पेंटॉप डी और ये तमाम मतलब पेंटोसिड मतलब क्या है, अब तो मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरा एक दवाइयों की लिस्ट चला करती है, मतलब जो तमाम आप देखते भी होंगे, आप लोग तो खुद सारी चीज़ें बात करते होंगे, तो लोग आधी दवाइयाँ तो सोशल मीडिया करा कर लेते हैं और फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया वाली दवाइयाँ जो हैं कितनी लाभदायक है लोगों के लिए और कितना उसका गलत इफेक्ट पड़ता है बॉडी? देखिए दवाइयाँ कुछ भी ले रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बिना डॉक्टर के परामर्श के लेना ही नहीं चाहिए। अब हम तो गूगल बाबा बोलते हैं, वो अंतर जैसे कि अभी आपने सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि तमाम गूगल में तो आप कुछ भी डालोगे, हालांकि अब एआई का ज़माना है, गूगल भी अब थोड़ा एक कदम पीछे हो गया, एआई उससे ऊपर है और एआई भी कई उपचार की बात करता है और लोग पूछ के अपना इलाज कराते हैं। आपको लगता है एआई भविष्य है डॉक्टर्स का, या वो जो दवाइयाँ बता रहे हैं लोगों को कहीं हद तक सही रहेगी? एआई आपने अभी लीवर की जब हम चर्चा कर रहे थे तो लीवर सिरोसिस के बारे में एक बात कही, हालांकि लीवर का कैंसर ही कहा जाता है इसे, यदि लीवर जब बात लीवर की हो गई और लीवर को अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज का, जैसे आपने पहले ही कहा कि आज के दौर में भागदौड़ भरी जिंदगी है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है
चाहे आप बात करें कि गेहूँ चावल सब में यूरिया DAP और ये तमाम एक देसी खाना पूरी तरीके से गायब हो चुका है। पानी की आप कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं कि पानी अशुद्ध पी रहे हैं या साफ़ सुथरा पी रहे हैं, उसको भी लेके एक चैलेंज रहता है कि भाई कहीं जा रहा है आदमी पी रहा है। तो किस तरीके से हम अपने लीवर को, क्योंकि हम लोगों ने दर्शकों को तो बता दिया कि ये बीमारियां खतरनाक हैं और इन बीमारियों से बचना है, लेकिन किस तरीके से इन बीमारियों से बचने के लिए क्या सबसे बड़ी सलाह आप देना चाहेंगे जब डॉक्टर तक पहुंचना ही ना पड़े? मतलब सवाल ये है कि लोगों को बड़ा आसान लगता है ये कहने में कि चलो लीवर ख़राब हो जाएगा तो लीवर बदल देंगे। क्या लगता है आपको कि लीवर बदलना, क्योंकि अब आप उसके एक्सपर्ट्स हैं और तमाम आप क्योंकि यदि देखें गांव में और ये फिल्मों ने इतना जल्द आसान बना दिया है लीवर बदलना, किडनी बदलना और तमाम शरीर के और पार्ट्स बदलना कि चलो भाई दोस्त शराब पी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा तो लीवर बदल जाएगा। कितना कठिन होता है ये लीवर बदलना? लीवर को लेकर क्या पूरा लीवर ट्रांसप्लांट होता है या लीवर का कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसप्लांट? जैसे आपने दर्द की दवाई को लेकर चिंता जाहिर की कि लोगों के द्वारा गलत डोज या गलत दवाइयाँ जो लगातार नियमित खाई जाती हैं, सर एक औसत दवाई जैसे कोई दर्द की है कब खानी चाहिए और कैसे इसका चयन करें हम? देखिए mg करके चीज़ें हैं, जैसे कि 200 mg, 300 mg, 500 mg, 600 mg, जो ये mg का निर्धारण है। बहुत लोग जो है मामूली दर्द में भी 600 mg या 1000 mg की गोलियां खा लेते हैं और इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किडनी, लीवर और ये तमाम जगह आता है। नहीं, डायलिसिस आखिरकार मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि डायलिसिस आखिर किडनी खराब हो गई, डायलिसिस शुरू हो गई, अब ये कब तक चलेगी? जब तक जीवित है तब तक चलेगी या फिर क्या रहता है? चलत चलावत एक बात हो जाए, डेरो लागत ही कि तमाम का है कि आजकल के जो परिस्थिति है लोग अपने आप का साबित कर रहे थे कि हम बड़ा अवेयर हैं, लेकिन डॉक्टरन का लेके ब्लेम बड़े लगवा कर रहे थे कि मतलब ये गलत इलाज कह दी या कह दी, तो वो हमें डरो है एक डॉक्टर के। इसीलिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डॉक्टर भगवान है, उससे मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा में हैं और हमार अपना खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर दिख रहे हैं। हेलो डॉक्टर के हमारा उद्देश्य है कि अपना के बीमारी से संबंधित एक खास डॉक्टर से खास बातचीत करब और बीमारी के पहले का प्रभाव जाने के प्रयास करब, और साथ साथ वो बीमारी अपना के जीवन में कितना प्रभाव डाल रही है और प्रभावन से बचे खातिर का कुछ उपाय अपना का करे चाहिए। ओके खातिर आज हमारे साथ खास बातचीत करे खातिर डॉक्टर प्रदीप निगम सर हैं, जो लगातार 20 सालन से रीवा में अपन सेवा दे रहे हैं। संजय गांधी जो कॉलेज है, अस्पताल है, जो पूरे विंध्य का संभाले वाला अस्पताल है, वहाँ लगातार अपन सेवा दे रहे हैं, अपना प्राध्यापक हैं, उसके साथ साथ लोगन के बेहतर स्वास्थ्य खातिर बेहतर उपचार कर रहे हैं। अपना गैस्ट्रोलॉजी लीवर के स्पेशलिस्ट हैं और साथ में तमाम वो बीमारी जो दिखाती नहीं आई, बाहर से एहसास तो नहीं हो पावे, लेकिन ओके खातिर कहा थे ना कि यदि कोनो बीमारी हो जाए ओके खातिर एक बेहतर डॉक्टर यदि इलाज कह दें तो शायद वो बीमारी से निजात मिल सकत है। तो सीधी बातचीत करी थे और वो अपन अमूल्य समय देखी थे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करी थे हम सभी दर्शकों की ओर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर प्रमुख बात तो ये है कि मानसून आ गया है, हालांकि ये सीज़न कहा जाता है बीमारियों का। अमूमन यदि देखे जाए तो अस्पतालों के बिस्तर तक नहीं मिलते हैं, लोगों को ज़मीन में इलाज कराना पड़ता है। क्या कहता है आपका सर जो विभाग है, गैस्ट्रोलॉजी हो गया और लीवर की बीमारियां हो गई और तमाम जो वो बीमारियां हैं जो इस मौसम में ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा प्रभावित करती? देखिए, बारिश के मौसम में सबसे पहला तो खाने पीने के द्वारा जो बीमारियां जाती हैं, इन्फेक्शन हो गया, दस्त लगने, जिसको हमारी भाषा में बघेली में लोग झरना बोलते हैं, जी जी, वो हो गया। फिर टाइफाइड वगैरह के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मौसम क्योंकि गर्मी इस समय बहुत पड़ रही है, फिर बीच बीच में हमारा मौसम ऐसा हो कभी पानी गिर रहा है, कभी गर्मी हो जा रही है, तो उसमें भी थोड़ा मौसमी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो कई बार वायरल्स भी इन्फेक्शन भी आ रहे हैं साथ में। टाइफाइड हो गया, और बारिश के टाइम पे कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू के दंत जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह खाने पीने से लीवर में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए खाने के द्वारा ही जाते हैं।
तो हमें इस मौसम पे ख़ास तौर से सतर्क रहने की ज़रूरत होती है कि जो भी हम ले रहे हैं उसमें जितना साफ़ स्वच्छ खाना, और कोशिश करें बाहर अगर खाए नहीं, अगर खाने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको गर्म खाना ज़्यादा प्रेफर करें। कच्ची सब्जी भाजी खास तौर से बाहर जो सलाद रहता है, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है अपने को। निश्चित तौर पर कहा था ना कि भोजन जिए खातिर करे की आवश्यकता ही, और वह संदर्भ में लाए थे डॉक्टर साहब के द्वारा बड़ी सूक्ष्म सलाह दी ने। सर, भोजन को जैसे पुराने लोग ये कहते थे कि भोजन के ही लिए जिया जाता है, लेकिन आजकल जो है डॉक्टर्स का मानना ये है कि जिंदा रहने के लिए ही भोजन करना है, मतलब उतना ही भोजन करना है जिससे जिंदा रहा जा सके। ये क्या सर फिनोमिना है? देखिए, हमारे शास्त्र में भी बोला गया अति से अमृत भी जहर हो जाता है जी। तो एक लिमिट में हर चीज़ अच्छी है, कम भी नुकसान करेगी, ज़्यादा भी नुकसान करेगी। तो हमें ये पहचानने की कोशिश करना है पहले कि हमारी ज़रूरत कितनी है शरीर की, हमारा दिनचर्या काम काज क्या है, उसके आधार पे हमें खाने की ज़रूरत होती है। अगर हम उसको उसके अतिरिक्त लेंगे वो हमारे शरीर में चर्बी के रूप में डिपॉजिट होगा। जो चर्बी है कुछ जो हमारे शरीर की है वो तो दिखती है, लेकिन अंदर की चर्बी दिखती नहीं है। वो हमारे लीवर में भी जमती है, हमारे खून की धमनियाँ जो होती है उसमें भी जमती है, तो उससे हार्ट अटैक होना, लकवा मार देना और ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ, जैसे आपको ये जानकर भी एक हैरानी होगी, हालांकि कम होता है, हम लोग इंटेस्टाइनल इस्चीमिया बोलते हैं, उसमें भी कई बार ये धमनियों में हमारी आंत की धमनियाँ रुक जाती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण तो बहुत रहते हैं, लेकिन एक संभावना रहती है उससे भी रुकने की। तो इसलिए हमें एक सीमित मात्रा में और पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत है, और ये हमें पता चलेगा हमारी दिनचर्या क्या है, हम कितना वर्क कर रहे हैं, उसके आधार पर ही लेने का अपने को। सर, निश्चित तौर पर भोजन कहते ना कि अति सर्वत्र वर्जेत, वह संदर्भ में सर के द्वारा कहा गया कि भोजन का बैलेंस डाइट में यदि ले ही थे और निश्चित आहार जो में सभी तरह के खनिज लवण हैं तो अपना के स्वास्थ्य के तिरुआ फायदेमंद हो सकता है। सर, 20 वर्षों से आप यहाँ लगातार जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और निश्चित तौर पर आपको अनुभव भी हो गया होगा कि क्षेत्र में अधिकतर बीमारी का जो प्रकृति है, नेचर क्या है, और यहाँ किस तरह के मतलब पेट में इन्फेक्शन और ये तमाम चीज़ें, कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा आपको देखने को मिल रही हैं? मैं यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 2004 में जब मैंने एमडी ज्वाइन किया था उसके बाद से हूँ लगातार जी। फिर यहीं पे 2009 से संजय गांधी में कार्यरत हूँ मैं जी। और अभी पिछले 3 सालों से मैं पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ की तरह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी इतने करीब 20 से 25 साल के दौरान मेरे को यही समझ में आया कि पहले इन्फेक्शन ज़्यादा था, इन्फेक्शन अभी भी, लेकिन उसकी मात्रा घट गई है। शुगर डायबिटीज़ बहुत बढ़ा है, चाहे पहले तो हम देखते थे 40 प्लस 45 की उम्र में आता था, और अब वो 20, 22, 25 में भी आ जा रहा है। और इसी तरह से ब्लड प्रेशर हो गया, गुर्दे की बीमारी बहुत बड़ी है। और जब से हमने ये प्रैक्टिस चालू किया है पेट और लीवर ग्रुप पे, तो हमने पेट से संबंधित ये देखा है कि दस्त वगैरह तो ये तो जो रहते ही हैं, और साधारण खाने पीने के इन्फेक्शन के द्वारा जो पीलिया जिसको हम बोलते हैं, हमारी भाषा में हम लोग वायरल हेपेटाइटिस बोलते हैं, वो है। साथ में एक फैटी लीवर है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वो ये साइलेंट किलर है, हमें पता नहीं रहता है, हम लोग उसको सिंपल ऐसे छोड़ देते कि अरे नहीं कुछ नहीं है, चर्बीता है, तो वो चीज़ सही नहीं है। हमें उसके लिए सतर्क रहना है। और लीवर की बीमारी ऐसी होती है कि अगर आप वक्त रहते आप उसको पता कर पाओ, उसको डायग्नोस कर पाओ, तो बहुत सारी हम उसका इलाज कर सकते हैं। उसको एक जो उसका नुकसान की बढ़ने की मात्रा है उसको घटा सकते हैं, और उससे हमारा एक डेली प्रोडक्टिव लाइफ जो हम बोलते हैं, एक्टिविटी लाइफ जो रहता है, जो ख़ास तौर से ये 30 से 50, 55, 60 साल की उम्र होती है, जो कार्य करने वाले होते हैं, जो हमारी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, हम उसको बचा सकते हैं। और हमारा थोड़ा सा लीवर का जांच इलाज थोड़ा सा हम वैसे बोल सकते हैं थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत से करें तो वो लॉन्ग टर्म में हमारा बहुत सेविंग करके जाता है। हमारा पूरा जो फाइनेंशियल है, हेल्थ वाइज है। अब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो वो सारे एस्पेक्ट में आता है, हमारा रहन सहन, खाना पीना, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस और हमारा मेंटल स्टेटस कैसा है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और फैटी लीवर जो पार्ट होता है ओबेसिटी का, जो मोटापा जब हम बोलते हैं उससे संबंधित बीमारी है, तो वो हमारा मेंटल मेकअप भी डाउन करता है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसी चीज़ों को भी बढ़ाता है। तो वो थोड़ा सा हमें उस हिसाब से रहना है। और हमने ये भी देखा है कि कैंसर्स बहुत
हमने 3 साल में देखे हैं, चाहे वो आहार नली से संबंधित हो, अम्लाशय जिसको हम स्टमक बोलते हैं वो हो, बड़ी आते हो, लीवर के हो, पित्त की थैली हो, ये भी कैंसर ऐसे हैं कि वक्त रहते अगर हमने पता कर लिया तो मरीज़ को अच्छा फ़ायदा होता है। एक अधिकतर केसेस में जब ये हमारे पास आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और मरीज़ के स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। सर अभी आपने बताया कि फैटी लीवर एक बड़ी समस्या है और इसको नज़रअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। सर जैसे आपने बताया ओबेसिटी मतलब मोटापे की वजह से ये फैटी लीवर होता है, क्या मोटे ही लोगों को फैटी लीवर होता है या पतले लोगों को भी हो सकता है, या उसकी क्या किस तरीके से वो शरीर में दुष्प्रभाव पड़ता है? नहीं, पतले लोगों को भी होता है जिसको हम लोग लीन नैश बोलते हैं, लीन नेफेल्ड बोलते हैं। उसमें बेसिकली जो हम लोग एशियंस हैं, जो हम लोग का जो मेकअप है उसमें पेट का एरिया में चर्बी ज़्यादा रहती है, जिसे हम लोग सेंट्रल ओबेसिटी बोलते हैं। जी। वो ज़्यादा नुकसानदेह है कि बशर्ते कि पूरे शरीर में एक सिमेट्रिकल फैला हुआ है। तो इसलिए मोटापा हर तरह से हमारे लिए नुकसानदायक है। किसी भी शरीर के किसी भी भाग के बारे में आप सोचिए और उसको मोटापे की कोई ना कोई बीमारी उसके कारण मिल जाएगी। इसलिए कैंसर भी एक बहुत बड़ा जो हमारा जो अभी एपिडेमिक हो रहा है, अब हमारे सरकारें भी उस तरफ सजग हो रही है। कई नेशनल प्रोग्राम में कैंसर, डायबिटीज़ और हार्ट को इसीलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि हमारे भारत में अब कैंसर जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। शायद उसका कारण ये है कि पहले से हम लोगों में उसके बारे में ज्ञान ज़्यादा बढ़ गया है। हमें बीमारी पता करने के तरीके, जो डायग्नोसिस की जो हम बात करते हैं, बहुत सारी नई नई मशीनें आ गई जिससे अब हमें पता चलने लगा है और वक्त रहते पता चल जाए तो फिर हर चीज़ का इलाज संभव हो जाता है। सर लीवर की जब बात आती है तो अमिताभ बच्चन की फिल्म जो है मुझे याद आती है, क्योंकि उसमें ये कहा जाता है शराबी फिल्म में उस लीवर के लिए और किडनी के लिए बोलता है वो कि शराब पीने से लीवर ख़राब हो जाता है, ज़्यादा शराब मत पीना। सर ये शराब और लीवर का क्या कनेक्शन है, और तमाम फैटी लीवर और लीवर में जो भी ये दिक्कतें आती हैं जो फिर लाइलाज हो जाती हैं, वो क्या वजह क्या है? देखिए, शराब से नुकसान होता है, लीवर भी जाता है और हमारी एक पाचन ग्रंथि होती है जिसको हम लोग पैंक्रियास बोलते हैं, उसमें भी जाता है। ये दोनों प्रमुख पार्ट है जहाँ पे होता है। लेकिन शराब से हमारे हार्ट में भी असर जाता है ना। हमारे शरीर के और भाग है, जैसे हम चाहे आंतों की बात करें या दिमाग की बात करें, उसमें भी असर आता है। तो अगर एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर हमसे आप पूछना चाहेंगे कि शराब अच्छा नहीं माना गया है। कुछ स्टडीज़ हैं जैसे रेड वाइन का बोलते हैं कि थोड़ा बहुत, हाँ, लेकिन वो एक सीमित मात्रा जो रहती है, बट वो करना एक जीन्स का भी चलता है। अगर कोई शराब ले रहा है तो वो 7 से 10% लोगों में ही नुकसान होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो जिनको नहीं हो रहा है उनके लिए अच्छी चीज़ है। कई बार कई कैंसर रहते हैं जो बाद में निकल के आते हैं, हमें उस समय समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए शराब, मेरी आप सभी को सलाह यही रहेगी कि शराब से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है। तो सर ये जो फैटी लीवर है, फैटी लीवर को लेकर थोड़ी सी अवेयरनेस, जैसे आपने अभी बताया कि तमाम जो लोग हैं जागरूक नहीं होने की वजह से वो आगे के स्टेज में पहुंच जाते हैं और तमाम खतरे की वजह से उनके जीवन में संकट आ जाता है। तो सर फैटी लीवर के कितने स्टेज हैं और कौन सा एग्जामिन करने पे यदि पता चल जाता है तो बेहतर है, वहाँ पे इलाज संभव है, और कब उसका इलाज लाइलाज हो जाता है? देखिए, फैटी लीवर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बीमारी है। मतलब उसका किस मरीज़ में कितना तेज जाएगा कह पाना मुश्किल रहता है। हाँ, लेकिन जो हम प्लेन फैटी लीवर बोलते हैं तो उसमें कई बार सालों पड़ा रहता है, कोई नुकसान नहीं होता है। एक हम लोग नैश बोलते हैं, हालांकि इनका नाम चेंज हो गया, अब मैसेल्ड और मैश हो गया है, तो मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीरेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं हम लोग। तो अगर मैश की स्थिति जा रही है, उस केस में बताता है कि वो चर्बी से लीवर में नुकसान चालू हो गया है और हमें उस समय पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है। हम लोग फाइब्रो स्कैन करके एक मशीन होती है, उससे लीवर का कड़ापन नापते हैं। हम लोग लीवर स्टिफनेस बोलते हैं हमारी भाषा में, और एक फ़ैट की, चर्बी की मात्रा भी हम लोग कैप करके वैल्यू होती है उससे कैलकुलेट करते हैं। तो एक स्थिति के नीचे है तो बेटर है आप एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और खाने के बदलाव के साथ में चल सकते हैं। और एक स्थिति के ऊपर अगर जाता है तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो फिर दवाइयाँ देते हैं। और जहाँ तक लाइलाज की बात है तो सिरोसिस करके चीज़ होती है, उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। सिरोसिस तो के पहले जो हम लोग CLD बोलते हैं,
क्रोनिक लीवर डिजीज़, वो सिरोसिस का पूरा स्पेक्ट्रम है। तो जब तक हमें हमारा अगर मैं फाइब्रो स्कैन वाइज बात करूं तो 15 से नीचे रहता है अगर स्टिफनेस, तो थोड़ा सा अपने को इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क रहना है, एक्सरसाइज करना है और डॉक्टर जो आपको एडवाइस दे रहा है उसके हिसाब से चलें। एक बार पेट में पानी आना, पीलिया होना, थकान कमजोरी होना, खून की कमी होने लग जाना, काली टट्टी जाना, दिमाग में बीच बीच में याददाश्त कमज़ोर हो जाना, या हमारा सोने का जो साइकिल है, जैसे आदमी रात में सोता है वो रात की नींद कम हो के दिन में ज़्यादा, ये सब हमें इशारा करते हैं कि शायद लीवर में नुकसान की मात्रा ज़्यादा हो रही है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार फैटी लीवर में भी लीवर में इतनी खराबी नहीं आती, लेकिन लीवर में कैंसर की गठान बन सकती है। तो इसलिए हमें उसका समय समय पे अपने डॉक्टर से मिले और यथासंभव हो जो डॉक्टर बोल रहा है अगर दवाई दिया है तो ले, नहीं तो आपको डाइट और एक्सरसाइज तो फॉलो करनी ही करनी है, ये ध्यान रखना हमें। सर ये लीवर के बारे में जैसे आप बता ही रहे हैं कि जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, और इसकी सर जांचें जो है, जैसे क्या है कि अमूमन हर जांच अब अवेलेबल है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो प्राइवेट भी करती है, आप लोगों के भी मार्गदर्शन से जांच करा सकते हैं। लेकिन सर ये समझना चाह रहा हूँ कि जो जांच है, कौन सी प्रमुख जांच है, जिसको दिक्कत है वो भी करा सकता है, जिसको नहीं दिक्कत है वो भी कराए, 3 महीने में 6 महीने में, उसका क्या मतलब रेगुलरिटी होनी चाहिए? लीवर के हिसाब से अधिकतर केसेस में आपको बिलिरुबिन, SGPT और SGOT बोलते हैं, ये तो चाहिए ही रहता है अगर कुछ हम मॉनिटरिंग पर्पज से जा रहे हैं। लेकिन इनमें अगर कुछ खराबी है, जैसे पीलिया के प्रकार रहते हैं, इसमें और भी पार्ट रहते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, एक GGT करके होता है, वो जांच भी करते हैं, और टोटल प्रोटीन एल्बुमिन भी करते हैं हम लोग, और एक PTINR होता है। ये सारी जांचें लीवर की, लेकिन सामान्यतः अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो आपको सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT कराना ही चाहिए। कितने दिनों में ये साइकिल होना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि अगर सब कुछ ठीक है, अगर जैसे सपोज मान लीजिए किसी का लीवर ख़राब है, लीवर कमज़ोर है, जिसको हमारी भाषा में हम लोग क्रोनिक लीवर डिजीज़ बोलते हैं, अगर बड़ा रहता है तो आप 1 महीने से 3 महीने के बीच में रिपीट कर सकते हैं। 3 महीने में इसको रिपीट 1 से 3 महीने में आपकी वस्तुतः स्थिति के आधार पे करते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए कोई मरीज़ भर्ती है, एक हाफ लाइफ चलती है, हम लोग हाफ लाइफ में बात करते हैं, तो उसके आधार पे 3 से 5 दिन में करते हैं। अगर पीलिया बहुत ज़्यादा है, एक बार वो नीचे PTINR डेली कर सकते हैं, उसका लाइफ 6 घंटे का होता है, उसके आधार पे डिसाइड होता है। तो कई बार दिन में 2-2 बार करते हैं, लेकिन बेटर रहता है कि एटलीस्ट 24 घंटे में एक बार PTINR हो जाए। अगर लीवर में चोट बहुत ज़्यादा है और एक्यूट है या क्रोनिक है, मरीज़ भर्ती है, ये ऐसे मरीज़ अधिकतर भर्ती रहते हैं अस्पताल में। और जहाँ तक आउटडोर पेशेंट जो रहते हैं, जो क्लिनिक में दिखाते हैं, तो आपको सीरम बिलिरुबिन, SGPT, SGOT चाहिए आपको। सर ये जैसे आपने अभी कहा कि मतलब जांच रेगुलर होनी चाहिए 3 महीनों में, जैसे एक स्वस्थ शरीर है, अमूमन बोलते हैं 40 साल के बाद उनको 6 महीने में या 3 महीने में पूरी बॉडी का चेकअप होना चाहिए, जिसमें लीवर भी शामिल होना चाहिए। तो मतलब ये माना जाए कोई यदि स्वस्थ है, बाहर रूप से स्वस्थ दिख रहा है और दिनचर्या भी उसकी ठीक ठाक चल रही है, तब उसको फुल बॉडी चेकअप में कौन कौन से लीवर के टेस्ट या पेट से जुड़े जांचें करानी चाहिए? देखिए हम लोग आइडियली, जैसे आप बात कर रहे हैं, हम ये जो जांचें की बात कर रहे हैं, कि जो जिस मरीज़ को परेशानी, जैसे सपोज मान लीजिए किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, अब ऐसे पेशेंट्स में बहुत कॉमन है फैटी लीवर रहता है उसको। अगर सीरम बिलिरुबिन, SGPT नॉर्मल है, आपने रिपीट किया 3 महीने बाद नॉर्मल है, तो यू कैन वेट, आप 6 महीने में एक बार करा लीजिए। अगर ये सारी जो जांचें बात कर रहे हैं हम, इलाज जांचों का नहीं होता है, मरीज़ की तकलीफ़ का होता है। अगर तकलीफ़ और जांचें एक साथ जा रही है, एक तरफ जा रही है, एक बीमारी की तरफ इशारा करें, तो इलाज करते, नहीं तो मॉनिटरिंग ज़रूरी रहती है, उसके साथ में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन चाहिए। और जैसे मैंने बात करा है लीवर फंक्शन टेस्ट, आइडियली हम बात करें, इसमें कई जांचें रहती हैं जो हमें बताती हैं कि लीवर का मतलब गंदगी साफ़ करना, मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, कई सिंथेटिक फंक्शन बताते हैं, तो वो अलग अलग रहता है। हमारा लीवर जो है फिल्टर भी है और फैक्ट्री भी है, जो ज़रूरत की सारा सामान बनाता है जी। तो उसे सतर्क रखना ज़रूरी है। हम जो भी खा रहे हैं सबसे पहले खून के द्वारा लीवर में ही जा रहा है, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, ज़रूरत की चीज़ें, सामान को वो अंदर खून पे डाल रहा है, और ज़रूरत का है उससे कुछ मॉडिफाई करके हमारे शरीर की ज़रूरत की चीज़ बनाना तो बना रहा है, जो नहीं निकालना है, नहीं ज़रूरत है, उसको पित्त के रास्ते और मलमूत्र के रास्ते निकल जाता है। तो ये चीज़ है हमारा सिस्टम, जो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो। सर अभी आपने कहा कि जिसको डायबिटीज़ है उसका मोस्टली उससे जो है फैटी लीवर की प्रॉब्लम होती है,
क्या वजह है इसकी? इसमें बहुत सारे कारण हैं। अगर हम फैटी लीवर के लिए जाएंगे, हमारा मेटाबॉलिक लेवल पे जाके ऐसे पेशेंट्स में एक इंसुलिन ज़्यादा रहता है, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस बना रहता है, एक तो हमारा रहन सहन जो रहता है, दिनचर्या, वो भी बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जीन्स फिर थोड़ी सी शामिल रहती है उसमें। ये सब मिलके अगर हम फैटी लीवर की बात करने जाए तो एक पूरा बड़ा एक अलग बुक ही लिख जाता है पूरा उसमें, इस तरह की चीज़ है। लेकिन अगर हम मोटा मोटा अगर बात करते हैं फैटी लीवर नेफेल जो हम बात कर रहे हैं नॉन अल्कोहलिक इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अल्कोहल जैसी बीमारी है बट अल्कोहल नहीं है पेशेंट को, है ना। तो वो मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, ऐसे पेशेंट्स में आता है। और इन सब का अमूमन ये रहता है कि इनमें ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा रहते हैं, HDL कम रहते हैं, तो वो सब जाके लीवर में डिपॉजिट होते रहते हैं और फैटी लीवर का स्थिति बनाते हैं। तो उससे फिर जब वो सेल में रहता है तो सेल में जब लीवर सेल में जब चोट लगने लगती है तब वो स्थिति ख़राब होने लग जाती है। जब तक वो ऐसे ही शांति से पड़ा रहता है तब तक इतनी परेशानी नहीं होती है, लेकिन जहाँ उसने लीवर सेल में चोट करना चालू किया तो स्थिति बिगड़ने लग जाती है। हमको वही पता करना रहता है कि कहीं ऐसी स्थिति पे तो नहीं जा रहा है और लीवर में कहीं कड़ापन ज़्यादा तो नहीं आ रहा। हमारा लीवर एक रबड़ की बॉल जैसे रहता है, आप उसको दबाएंगे पूरा पचक जाएगा, छोड़ेंगे एकदम से पूरा खुल जाएगा। तो ये जो रहती है ना, वो क्षमता जितनी ज़्यादा उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना। सर अब बात पेट की बीमारियों की। पेट की बीमारियां अमूमन यदि देखा जाए तो एक बड़ी गंभीर बीमारियां होती हैं क्योंकि इसको लेकर कोई ऐसे सिम्टम्स जल्दी नहीं दिखते हैं और जब दिखते हैं तो फिर देर हो जाती है। गैस्ट्रो के भी काफ़ी पेशेंट्स आपके, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे हैं कि तमाम लोग कहते हैं कि कोई बाहर दिखाना पड़ता है, कभी यहाँ ठीक हो जाता है। तो ऐसी क्या सर उसमें उसके नेचर्स क्या होते हैं? गैस्ट्रो के पेशेंट किस तरीके के आ रहे हैं? देखिए, अधिकतर जो मरीज जो रहते हैं ना, हमारा एक हम लोग गट ब्रेन एक्सिस डिसऑर्डर की बात करते हैं हमारी भाषा में। तो आंतों में, हमारे आंतों के अंदर बहुत सारे कीटाणु परजीवी जो रहते हैं, कुछ हमारे लिए अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ों की मात्रा ज़्यादा रहती है। उनके पदार्थ बनते हैं, वो हमारे शरीर में एक सिग्नल की तरह भी काम करते हैं। इनमें किसी तरह से डिसबैलेंस होता है। हमारी भाषा में हम लोग डिसबायोसिस की बात करते हैं कि अच्छे वाले कम हो गए, बुरे वाले ज़्यादा हो गए, तो फिर स्थिति गड़बड़ी चालू होने लगती है। वो मान लीजिए अगर आंतों में कुछ परेशानी होगी नहीं तो भी दिमाग में सिग्नल वही जाएगा कि अरे भाई कुछ गड़बड़ है, ठीक करो इसको। तो फिर यहाँ से एक साइकिल, विशियस साइकिल बोलते हैं हम लोग, एक साइकिल चालू होती है। होता कुछ अधिकतर केसेस में नहीं रहता है, लेकिन कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां भी इसी तरह से छुपी हुई आती है। इसीलिए आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत रहती है कि भाई उस चीज़ को पहचानना है। हम लोग हमारी भाषा में रेड फ्लैग साइन बोलते हैं, जो बताते हैं कि नहीं, वो साधारण चीज़ नहीं है या हमारा केवल एडजस्टमेंट और तनाव ऐसी चीज़ों के कारण नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसको हमें वक्त रहते ठीक करना है और मरीज़ को जिससे लंबा फ़ायदा होने वाला है। तो उस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत रहती है और वहाँ पर आपका डॉक्टर का रोल आता है। बहुत ये प्रिसीजन वाला चीज़ है कि अपने को देखना है कि रेड फ्लैग साइन हमारी भाषा में जो बोलते हैं, किसी को खून की कमी रह रही है, काली टट्टी जा रही है, मल के रास्ते से खून जा रहा है, किसी का वज़न घट रहा है, कोई खाना नहीं खा पा रहा है जैसे जिस स्थिति में पहले खाता था, किसी को पेट में पानी आ रहा है ना। मैं सारी चीज़ें लीवर भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ उसमें, है ना। तो अपने को फिर वो सब सतर्क रहना पड़ता है। बार बार चीज़ें हैं, जिस चीज़ को पहले आसानी से कर पाता था अब कर नहीं पा रहा है, जल्दी जल्दी एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार वाइटमिन्स वगैरह की कमी रह रही है, आप कुछ करो अच्छे से खाओ तो भी नहीं रह रहा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, फिर हमें ध्यान देने की ज़रूरत रहता है कि हमारी आंतों में है। हमारी शास्त्र में बोलते हैं ना कि सारी बीमारी पेट से ही चालू होती है। तो हमारी, और पेट हमारा ऐसा है कि वही भाग है, हम जो खा रहे हैं हर वक्त किसी ना किसी तनाव में रह रहा है। अब हमने मान लीजिए पानी तो RO का ले लिया, पता चला गिलास ही गंदा था, गिलास भी साफ था तो पता चला जिसने दिया उसका हाथ गंदा था, और उसका भी दिख तो पता चला हमारा ही हाथ गंदा था और हम इधर उधर ढूंढ रहे कि भाई ये। अब हमारे पास कई मरीज आते हैं, बोलते हैं साहब कुछ खाया पिया नहीं, तब भी हो गया। अब बारिश के टाइम पे आज तक ऐसा होता है कि गंदा पानी भी है, सप्लाई में आ रहा है, पूरा बारिश का बह के आ रहा है। एक फ़िल्टर की भी अपनी सीमा होती है, उसके बाहर वो नहीं हैंडल कर पाता। हम लोग मंजन तो ऊपर के सिंपल पानी से ही कर रहे हैं ना। टंकी का पानी है, कितना है उसमें, क्या गंदगी है, कोई नहीं जानता है। साफ़ भी कौन, आप अपने घर के ही हम लोग कितनी जल्दी जल्दी साफ़ कराते हैं टंकी, तो खुला कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उससे भी इन्फेक्शन जाता है। तो इसलिए अपने को फिर आते जो हैं बड़ी ही सेंसिटिव है, मुंह से चालू होता है।
और पूरा टट्टी के रास्ते तक जाता है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, हम लोग लिखा भी हमारे चैम्बर में लिखा भी है ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। हम लोग मल के प्रकार से पता करते हैं कि भाई मरीज़ को सही में कुछ परेशानी है नहीं है। 7 प्रकार का होता है ब्रिस्टल स्टूल चार्ट। तो उसके आधार पे हम कई पेशेंट से पूछते हैं तो लोग हंसते भी कि भाई मल के फ़ोटो दिखा रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा सतर्क रहना है कि आपका मल कैसा निकल रहा है, उस पर भी ध्यान देने का है ना। अधिकतर लोग हम लोग ही हैं, अगर आप हम लोग इतने पढ़े लिखे, कई बार हम ही लोग ध्यान नहीं देते कैसा मल निकल गया। तो उसमें भी एक स्थिति के बाद अगर कुछ परेशानी रह रही है पेट से संबंधित है तो मल पे ज़रूर ध्यान देना है कि भाई मल हमारा कैसा निकल रहा है ना। तो सर अब बात इसकी कि जब गैस की बात होती है और अमूमन क्या है, लोग बड़े आसानी से पेंटॉप डी और ये तमाम मतलब पेंटोसिड, मतलब क्या है, अब तो मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, पूरा एक दवाइयों की लिस्ट चला करती है। मतलब जो तमाम आप देखते भी होंगे, आप लोग तो खुद सारी चीज़ें वाच करते होंगे, तो लोग आधी दवाइयाँ तो सोशल मीडिया कर लेते हैं और फिर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया वाली दवाइयाँ जो हैं कितनी लाभदायक है लोगों के लिए और कितना उसका गलत इफेक्ट पड़ता है बॉडी? देखिए, दवाइयाँ कुछ भी ले रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बिना डॉक्टर के परामर्श के लेना ही नहीं चाहिए। अब हम तो गूगल बाबा बोलते हैं, वो अंतर्यामी है, आप जो बोलोगे, आप अपने मन की बात बोलोगे, सबको देख के सब कुछ बता देगा। लेकिन उसमें कितनी बातें सही हैं कितनी गलत है कौन जाने। मेरा परसेप्शन क्या है, मेरा सोचना क्या है, मैंने लिख दिया। दूसरे ने क्या सोचा क्या लिखता है उसने वो लिख दिया। आप सर्च मारोगे एक टॉपिक पे, अगर 10 लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है वो सब आपके सामने आ जाएगी, है ना। उसके आधार पे जाना एक मूर्खता ही है। आपके आसपास है जो डॉक्टर है, MBBS है, MD है, किसी को एक बार दिखाइए, उस हिसाब से एक बार कंसल्ट करिए। बिना यूज़ के कोई भी चीज़ खाना अच्छी चीज़ नहीं है। और जहाँ तक आपने पेंटाप्रोजोल या PPI की जो बात की है कि गैस की लोग लेते हैं, सबसे बड़ी परेशानी क्या है, हमारा रहन सहन, दिनचर्या, है ना, और खान, वो सब खराब है। अब हम उसका इस जो रूट कॉज जो है ना, जो हमारा जो कारण है, हम कारण को ना हटा के हम उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर चीज़ की एक क्षमता होती है, वो कब तक दबाएगा, कितना दबाएगा, वो भी है ना। एक स्थिति से बाहर जाने पे वो बीमारी का रूप लेता है। हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जो सालों से पेंटाप्रोजोल ले रहे हैं, तो हम लोग जब दूरबीन डालते हैं अंदर, एंडोस्कोपी करते हैं, तो देखते हैं छोटे छोटे गठाने बन रही हैं। तो अधिकतर केसेस में तो ऐसा गड़बड़ कैंसर जैसा नहीं निकल के, लेकिन एक संभावना रहती है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की, वो होने की संभावना रहती है। हालांकि अलग अलग लोगों की राय है। पेंटाप्रोजोल से गुर्दा भी ख़राब होता है, हड्डियां भी कमज़ोर पड़ती है, दिमाग की सोचने की स्थिति भी कम होती है, बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। मतलब हमारे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी घटती है। तो बहुत सारे उसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम तो कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हम मरीज़ का वो PPI बंद कर सके, तो ख़ासतौर से जो अभी जिनको चालू किया वो तो बंद कर पाते हैं, लेकिन जो सालों से ले रहे हैं तो उनका बंद होना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हाँ, लेकिन ये है कि जितना हम अपनी दिनचर्या और खाने पीने के स्टाइल जो हम ले रहे हैं उसको अगर हम सुधारेंगे तो शायद हम ये दवाइयाँ भी घटा पाएँ। लेकिन अधिकतर मरीज़ जो रहता है वो केवल दवाई पे डिपेंडेंट रहना चाह रहा है, दिनचर्या नहीं सुधार पा रहा है। कुछ ना कुछ कारण होंगे, सबके कारण रहते हैं, सब भाग रहे हैं आजकल की इतनी भाग दौड़ और आपसी प्रतिस्पर्धा का लाइफ है। मुझे लगता है उसके पास 2 है तो मेरे पास 3 होना चाहिए, उसके पास 3 आ गया तो मेरे पास 4 होना चाहिए, वो ऐसे ही चल रहा है। तो उसमें हम अपना शरीर को भूल गए हैं, अपने शरीर को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सर जैसे कि अभी आपने सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि तमाम गूगल में तो आप कुछ भी डालोगे, हालांकि अब AI का ज़माना है, गूगल भी अब थोड़ा एक कदम पीछे हो गया, AI उससे ऊपर है और AI भी कई उपचार की बात करता है और लोग पूछ के अपना इलाज कराते हैं। आपको लगता है AI भविष्य है डॉक्टर्स का, या वो जो दवाइयाँ बता रहे हैं लोगों को कहीं हद तक सही रहेगी? AI तो हम लोग हर जगह इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल हमारे चल रहा है, क्या है ये सब AI बेस्ड ही है। फेस डिटेक्शन हो रहा है वो AI बेस्ड है। AI क्या है, उसको भी किसी आदमी ने बनाया, इंसान ने बनाया है। तो बहुत सारे डाटा है डाले हैं, उस डाटे के आधार पे वो AI इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे हमारे यहाँ ECG मशीन है जो डिजिटल आती है,
उसमें इंटरप्रेशन लिखा रहता है, देखिए हार्ट अटैक, कई लोग उसी को बोलते हैं। हम लोग उस चीज़ों को इतना नहीं ध्यान देते, क्योंकि डॉक्टर और जो भी उस चीज़ का एक्सपर्ट है उसकी ओपिनियन के बियॉन्ड कुछ नहीं हो सकता है। वो एआई आपको बता सकता है, लेकिन जो इमोशनल और जो फील रहता है ना, वो कहाँ से मिलेगा आपको? उसमें थोड़ा सा मुझे, हाँ, एआई सपोर्ट अच्छा है। कुछ चीज़ें जो जाने अनजाने में मिस हो जा रही हैं, अपन उसको जल्दी पता कर सकते हैं। तो एआई का इस्तेमाल आपकी सुविधा के लिए है, और कुछ चीज़ें जो छूटने वाली है उसको कम करने के लिए। लेकिन वो इंसान की जगह ले लेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल है। अभी शुरुआती दौर पे बोल पाना मुश्किल है। मैं उस चीज़ को कमिट नहीं करूँगा कि भाई वैसा ही है, बट इंसान से तो पार कोई नहीं पा सकता। इंसान के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि उसको बनाने वाला भी एक इंसान ही है। नहीं सर, मगर यदि ये देखा जाए तो आप लोग के प्रोफेशन में एआई की अच्छी खासी दखलंदाजी हो गई है। मैंने देखे हैं कि दूर गांव का बैठा व्यक्ति जो है उसका दूरबीन से ऑपरेशन हो जाता है, और एआई के माध्यम से, और तमाम उसकी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट तो हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ। हो रहा है। हम लोगों भी जीआई फील्ड में ही बहुत सारे एआई बेस्ड चल रहे हैं सिस्टम की। भाई कुछ अभी एडवांसेस ऐसे आ रहे हैं कि मरीज एक कैप्सूल खाएगा, उसमें बहुत सारी कैमरा है, डिजिटल है, सेंसर्स है, और डॉक्टर कहीं दूर बैठा अपने कंप्यूटर में उसको कमांड करेगा, देगा, वो सब कुछ इलाज करेगा। वो संभव है, लेकिन ये सब जो है अभी रूटीन, मतलब अभी टेस्टिंग फेज़ में है। अभी उसको मास स्केल में लाना दूर की कोड़ी है, खासतौर से भारत जैसे देश में वक्त लगेगा। हाँ, बहुत जगह उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छी चीज़ है। बट आँख मूंद के हर चीज़ पे विश्वास कर लेना, उसमें जो क्लिनिकल सेंस होता है ना, वो डॉक्टर का वो हमेशा काम आना है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। एआई आपके सपोर्ट के लिए है, आपको बेहतर बनाने के लिए, आपका रिप्लेसमेंट नहीं है वो, ये चीज़। सर, आपने अभी लीवर की जब हम चर्चा कर रहे थे तो लीवर सिरोसिस के बारे में एक बात कही। हालांकि लीवर का कैंसर ही कहा जाता है इसे, यदि लीवर का कैंसर अलग चीज़ है, सिरोसिस अलग चीज़ है ना। सिरोसिस हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, मतलब मांस का टुकड़ा हम लेते हैं, उसमें जब हम देखते हैं माइक्रोस्कोपी में, तब उसमें पता चलता है सिरोसिस है। क्लिनिकली जब हम बात करते हैं तो क्रोनिक लीवर डिजीज़ की बात करते हैं, कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड की बात करते हैं। मतलब कंपनसेटेड मतलब कि लीवर इतना ख़राब है कि शरीर का जो डिमांड है उसको अभी फिर भी पूरा कर पा रहा है, और डीकंपनसेटेड मतलब लीवर इतना ख़राब हो गया कि शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है, वो पूरा नहीं कर पा रहा है, और फिर वो पीलिया होना, पेट में पानी आना, पेशाब रुक कम हो जाना, दिमाग में चढ़ना, ये सब, काली टट्टी होना, खून की उल्टी होना, ये सब रूप में आने लग जाता है। और लीवर कैंसर जो है वो सिरोसिस पेशेंट में ज़्यादा होता है, लेकिन बिना सिरोसिस के भी लीवर कैंसर हो जाता है। बहुत प्रकार के लीवर कैंसर्स रहते हैं। इवन जैसे मैंने आपको बताया, मोटापे में जो रहता है, कई बार लीवर ख़राब नहीं होता तो भी गठान बन जाती है कैंसर वाली। इसी तरह से एक हेपेटाइटिस बी करके है, उसमें भी बन जाता है। और भी बीमारियां हैं जिनमें कि लीवर ख़राब हुए बिना भी बन जाता है वो कैंसर। तो सर, ये जेनेटिक भी बीमारी ये माना जाता है? बिल्कुल, जीन्स तो इन्वॉल्व हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा। हमारे शरीर में बहुत सारी जीन्स रहती हैं, जो उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ चीज़ बन रहा है, तो पहले तो एक उसको बनाने वाला जीन चाहिए, तो सही बन रहा है या गलत बन रहा है उसको कंट्रोल करने वाला चाहिए। फिर अगर गलत बना है तो उसको काट छाट करना है, नहीं करना, उसके लिए जीन चाहिए। मैं जस्ट आपको समझाने के हिसाब से, इस तरह बहुत हर स्टेप्स में जीन्स इन्वॉल्व है हमारी। हम इस स्थिति में, मैं ऐसा हूँ, आप ऐसे हो, हर चीज़ में जीन इन्वॉल्व है। बिना जीन्स के कुछ नहीं होने का है। मतलब लीवर की बीमारी फैमिलियर हो सकती है, या फैमिली हिस्ट्री आप लोग पूछते होंगे? बिल्कुल होती है सर। हाँ। अगर किसी को मान लीजिए जैसे हेपेटाइटिस बी है, ये बीमारी ऐसी है कि जो माँ से बेटे को, पति से पत्नी को हो जाती है, तो वो भी एक फैमिली में चल सकता है। अब जैसे डायबिटीज़ है, हम बात करते हैं आजकल, डायबिटीज़ प्रमुख कारण है लीवर खराबी का, तो फैमिली में चलता है ना, रहता है, उसमें जीन्स है। और ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं, लीवर की बीमारियां हैं, जिनमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट रहता है। अगर हम करना चाहें तो एक साधारण सा है, उसमें हल्का सा बिलरुबिन बस बढ़ा रहेगा और कोई परेशानी नहीं रहती, गिलबर्ट सिंड्रोम बोलते हैं। इसी तरह से रोटार सिंड्रोम वगैरह आते हैं। फिर बहुत सारी हेरिडिटी डिजीज़ेज़ होती हैं जो बचपन से ही दिखने लग जाती हैं, और कई माँ से बच्चों को भी आती है। मतलब फैमिलीज़ में जो रन करती है बीमारी, वो रहता है सर। मतलब जेनेटिक हो सकता है, जेनेटिक कंपोनेंट भी होता है। हाँ, कोई भी बीमारी में बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं, एक कंपोनेंट बन के, जैसे फैटी लीवर है, उसमें भी जीन्स भी इन्वॉल्व है।
हमारा रहन सहन, खाने का तरीका। एक देखिए बेसिकली क्या है, माहौल है हमारा शरीर में। एक ऐसा सिस्टम, मान लीजिए एक माहौल बना हुआ है, अगर उसको कोई बाहर से माहौल बने जो उसको बढ़ा सकता है तो बीमारी बढ़ जाती है। अगर बाहर से माहौल ऐसा मिले जो उसको दबा के रख रहा है तो वो दबा रहेगा, है ना, वो चीज़ है सर। सर अब जब बात लीवर की हो गई, और लीवर को अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आज का, जैसे आपने पहले ही कहा कि आज के दौर में भागदौड़ भरी जीवन जिंदगी है, शुद्ध भोजन नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप बात करें कि गेहूँ चावल सब में यूरिया, डीएपी और ये तमाम, एक देसी खाना पूरी तरीके से गायब हो चुका है। पानी की आप कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं कि पानी अशुद्ध पी रहे हैं या साफ़ सुथरा पी रहे हैं, उसको भी लेके एक चैलेंज रहता है कि भाई कहीं जा रहा है आदमी पी रहा है। तो किस तरीके से हम अपने लीवर को, क्योंकि हम लोगों ने दर्शकों को तो बता दिया कि ये बीमारियां खतरनाक हैं और इन बीमारियों से बचना है, लेकिन किस तरीके से इन बीमारियों से बचने के लिए क्या सबसे बड़ी सलाह आप देना चाहेंगे जब डॉक्टर तक पहुंचना ही ना पड़े? मतलब हवा भी दूषित है, कुछ भी चीज़ बचा नहीं है जब आप सोचें। इसीलिए मैं कई बार अपने मरीज़ को बोलता हूँ कि हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, आज से 20 साल 50 साल पहले जो मेरे दादाजी लोग रहे हैं, जो उनका रहने का माहौल अलग था, खाना पीना अलग था। आजकल की स्थिति ऐसी है कि हम लोग शुद्ध खा ले तो बीमार पड़ जाए, क्योंकि हमारा शरीर और पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके हिसाब से एडजस्ट हो चुका है ना। तो हमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें उनको बस ध्यान देना है, तो जिससे हम यथासंभव रहे अपने को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। बचेंगे नहीं बचेंगे तो वक्त बताएगा, बट कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। एक तो पहला एक्सरसाइज ही है, एक आपकी नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन के साथ में चलने का है, वो बहुत ज़रूरी है। जितना शरीर को रिक्वायरमेंट है उतना ही खाएं। यथासंभव मीठा जो है, शक्कर, खासतौर से शक्कर जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें, क्योंकि ये अंदर जाता है, एक्स्ट्रा जाता है, वो चर्बी के रूप में इकट्ठा होता है। और एक्सरसाइज हो गया, खाना पीना हो गया, और अपना वज़न कंट्रोल करने की कोशिश करें। एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए। हम जितना लंबा बैठेंगे उतना थोड़ा सा परेशानी है। इसलिए अगर जैसे मान लीजिए किसी का सिटिंग जॉब रहता है, तो कोशिश ये करें कि आधे घंटे 45 मिनट में थोड़ा 5 मिनट मोबिलाइज हो ले, चाहे वहीं चैम्बर में बैठे या जो है। तो जितना, और आजकल एक सोशल मीडिया भी हो गया है, टीवी वगैरह ये जो हो गया है, इसमें भी जितना कम सिटिंग दे उतना ज़्यादा बेटर है, जितना दूर रहे उतना बेटर है। उसका हर चीज़ का अपना नुकसान है, उसको एग्जैक्टली कितना है उसको नापने के लिए तो अच्छा खासा रिसर्च चाहिए। बट अपना यही है कि अपना खाना पीना, दिनचर्या, वज़न, ये सब, और यथासंभव अगर आपको पता है तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ अगर जा सकते हैं। लेकिन हमारी जनसंख्या इतनी है, डिमांड पूरा करना है, तो ये केमिकल्स एक उस डिमांड को पूरा करने में मददगार साबित तो हो ही रहे, बट उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उन्होंने गेहूं चावल में उनके जीन लेवल पे भी बदलाव किए हैं, है ना। अभी मैं कुछ समय पहले एक कहीं पे पढ़ रहा था, देख रहा था कि जो प्रोटीन की मात्रा जो हम बोलते हैं अंडे में, जो आज से कुछ साल पहले थी वो कम हो गई है, दालों में भी उस तरह से कम हो गई है। तो बदलाव तो सभी में आ रहा है, इंसान बस नहीं है उसमें, प्रकृति के बाकी भाग भी है, चाहे वो जानवर हो, पेड़ पौधे, अनाज, फल, जो है सब में बदलाव है। तो निश्चित तौर पर यह लीवर के ज्ञान सर के द्वारा अपना प्रचन का दीन गया। और सर एक सवाल ये है कि लोगों को बड़ा आसान लगता है ये कहने में कि चलो लीवर ख़राब हो जाएगा तो लीवर बदल देंगे। क्या लगता है आपको कि लीवर बदलना, क्योंकि अब आप उसके एक्सपर्ट्स हैं और तमाम आप क्योंकि यदि देखें गांव में, और ये फिल्मों ने इतना जल्द आसान बना दिया है लीवर बदलना, किडनी बदलना और तमाम शरीर के और पार्ट्स बदलना, कि चलो भाई दोस्त शराब पी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, जब होगा तो लीवर बदल जाएगा। कितना कठिन होता है ये लीवर बदलना? बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। आप जो मरीज़ हैं जिनको इस स्थिति से गुजरना पड़ा है, आप उनसे बात करिए तो आपको समझ में आएगा। कुछ भी शरीर में हम बाहर का चीज़ डाल रहे हैं। आप सोचिए, आपने कई बार सुना होगा कि भाई गलत इंजेक्शन लग गया, ये हो गया, लग गया, मरीज़ को नुकसान कर गया, मर गया। यूजली ऐसा नहीं होता। अगर आप पानी का इंजेक्शन भी लगा रहे हैं तो चांसेस रहता है कि कुछ रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमको दिया है कि भैया सब आंतों के थ्रू जाता है, फिल्टर लगा हुआ है, हर स्टेज में छनता है। वो आंतों की लेवल पे छनता है, पहले उसके पहले जो उसके पदार्थ रहते हैं वो उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, फिर वो आंतों की
मांसपेशियों में छनता है, फिर वो ब्लड में जाता है, तो ब्लड में भी कुछ हमारे वो पूरे सब जो गार्ड रहते हैं हम उनकी बात करते हैं तो वो उसको सुधारते हैं, फिर लीवर में जाता है, वहाँ छनता है, वो उसकी पूरी स्क्रूटनी होती है, उसके बाद उसको अंदर लाओ करते हैं। तो इसलिए लीवर ट्रांसप्लांट की जो बात कर रहे हैं, कॉस्टली प्रोसेस है सर लगभग कितना यदि कहा जाए एक लीवर के अलग अलग सफल ऑपरेशन में अलग अलग जगह जाएंगे तो आप एवरेज 25 से 30 लाख तो मान के ही चलिए। बाकी कई जगह ज़्यादा भी लगता है और थोड़ा बहुत 19-20 कम भी होता है, लेकिन अगर आप मोटा मोटा मानेंगे तो 25 से 30 लाख तो जाएगा सर। उसके बाद दवाइयाँ हैं, शुरुआत के पीरियड्स ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं, और आप किसी के शरीर का भाग आप डाल रहे हो तो आपका शरीर तो उसको रिजेक्ट कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सर ये लीवर को लेकर क्या पूरा लीवर ट्रांसप्लांट होता है या लीवर का कुछ हिस्सा इसमें ट्रांसप्लांट? हिस्सा ट्रांसप्लांट करते, पूरा नहीं कर सकते। हमारे भारत में लाइव डोनेशन ही होता है, मतलब कोई परिवार का मेंबर दे रहा है तो मशीनें होती हैं, सिटी स्कैन, वॉल्यूमेट्री वगैरह होती है, जिससे वॉल्यूम मेज़र करते हैं कि मरीज़ को कितना वॉल्यूम चाहिए, मतलब कितना परसेंटेज देंगे तो उससे काम चल जाएगा उसका, है ना। और जितना बचना है जिस शरीर में उसका काम चलेगा नहीं चलेगा, उसके आधार पे उसका होता है। ये मोटा मोटा बहुत सारा बारीकियाँ पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन पूरा लीवर नहीं जाता है, थोड़ा सा पार्ट लीवर में ये हमारी क्षमता होती है कि वो रीजनरेट होता है और बढ़ता है वो जी। तो एक उसका उसी क्षमता को हम लोग इस्तेमाल करते हैं लीवर ट्रांसप्लांट में, कि थोड़ा सा पार्ट दे दिया, बाकी वो वक्त के साथ अगर शरीर ने उसको एक्सेप्ट किया तो बढ़ेगा वो और मरीज़ की लाइफ अच्छी हो पाएगी। सर मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि रीवा में या फिर पूरे विंध्य में, जैसे अभी आपने पहले भी चिंता जाहिर की और ये कहा कि किडनी के पेशेंट लगातार जो है यहाँ बढ़ रहे हैं। डायलिसिस पे अमूमन उम्र का अब कोई बंधन नहीं रह गया है, 40 वाला भी जा रहा है, 30 वाला भी जा रहा है, और कई मैंने देखे हैं यहाँ पे कि 20 की उम्र में भी डायलिसिस पर उन्हें जाना पड़ रहा है। तो ये क्या सर, क्या कारण होगा? पानी ही सिर्फ वजह है या तमाम और भी कोई यहाँ पे ऐसी दिक्कतें हैं? अधिकतर हमने जो देखा है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन है, दर्द की दवाइयाँ, बहुत लोग कोई भी है कुछ तकलीफ़ हुआ, निमेसुलाइड ले लिया, डाइक्लोफेनेक ले लिया, पता चला कई तो ऐसे रहते हैं कि हफ्ते में 3-3, 4-4 वाले, कई ऐसे मिलेंगे आपको जो डेली ले लेते हैं। फिर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हैं और कुछ ये चूर्ण भस्म वगैरह खास तौर से उसमें जो रहते हैं, इनमें सब में हैवी मेटल्स रहते हैं, तो कई बार वो भी थोड़ा सा नुकसान करते हैं। हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ ज़रूरत है अपने को इस्तेमाल करना है, कोई भी पद्धति हो, चाहे वो एलोपैथी ही क्यों ना हो, अपने को आँख मूंद के किसी भी चीज़ में नहीं लेना, इसलिए आपको उस एक्सपर्ट का सलाह लेना ज़रूरी है। अब जैसे मेरे से लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक दवाई, मैं नहीं जानता आयुर्वेद के बारे में, तो मैं आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए आपको आयुर्वेदाचार्य के पास ही जाना पड़ेगा। एलोपैथी मेरा पोर्टफोलियो है तो मैं उसी से संबंधित आपको दवाइयाँ दे सकता हूँ, वही चीज़ कोशिश करते हैं कि वही चीज़ें रहे। कुछ सरकार ने अब कुछ चीज़ें चालू की है कि आपस में थोड़ा सा इंटरेक्शन रहे तो चीज़ें समझ में आए, लेकिन फिर भी जो एक एक्सपर्टाइज जो होता है ना, वो आपको उसी के जो एक्सपर्ट है उसी से मिलेगा अपने को, है ना। और जहाँ तक आपने गुर्दा ख़राब होना और डायलिसिस की बात की है, मेन कारण यही कि दर्द की दवाई है, बिना जाने समझे कुछ भी हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले रहे हैं। आजकल बॉडी बिल्डिंग का टाइम हो गया, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए भी न जाने क्या क्या प्रोटीन और दवाइयाँ लोग लेने लग जाते हैं, उनके भी अपने नुकसान होते हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी को ये नहीं बता रहा हूँ कि वो ख़राब है, मेरा केवल आप लोगों को बताने का यही है कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें पहले उसके बारे में जानें, फिर उसको इस्तेमाल करें, बिना जाने समझे इस्तेमाल नहीं करें। एक गूगल पे डिपेंड नहीं रहे कि गूगल अगर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सबकी अपनी ओपिनियन है, तो आपको पता नहीं है कौन उसका एक्सपर्ट है, और गूगल में ज़्यादा वही मिलेंगे जो जानते नहीं हैं, वो अपनी राय देते हैं, तो उसको ऐसे आंख मूंद के फॉलो नहीं करने का है सर। जैसे आपने दर्द की दवाई को लेकर चिंता जाहिर की कि लोगों के द्वारा गलत डोज या गलत दवाइयाँ जो लगातार नियमित खाई जाती हैं, सर एक औसत दवाई जैसे कोई दर्द की है कब खानी चाहिए और कैसे इसका चयन करें हम? देखिए, अब हम लोग जैसे बुखार की दवाई का उदाहरण लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा भी बुखार लगता है अंदर तो खा लेते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपकी एक्टिविटी हैम्पर हो रही, तो एक ले लिया वंस इन अ वाइल तो ठीक है, लेकिन कुछ इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होते हैं जिसमें बता नहीं सकते, एक वैसे भी नुकसान कर सकता है ना, तो एक गोली भी नुकसान कर सकती है आपको, तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद दवाई लीजिए। जैसे निमेसुलाइड वगैरह जो है ये अधिकतर बैन हो गई, हमने तो
मुझे नहीं जाना कि मेरी शुरुआत की 1-2 महीने या साल की प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए, उसके बाद मैंने निमेसुलाइड किसी को लिखा हो। मैं अधिकतर पैरासीटामोल पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, लेकिन ये है कि जितना अपन अवॉइड कर सके तो दर्द की दवाई उतना बेटर है। सेफ़र वाइज जाना है तो एक ट्रामाडोल का भी गोली रहता है, लेकिन उसके अपने दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। तो इसलिए जहाँ अगर लग रहा है आप बहुत ज़्यादा दर्द है, डेली आपका रूटीन एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप पहले डॉक्टर को दिखाइए, फिर दवाई लीजिए। अपने मन से नहीं लें कुछ भी। सर mg करके चीज़ें हैं, जैसे कि 200 mg, 300 mg, 500 mg, 600 mg, जो ये mg का निर्धारण है। बहुत लोग जो है मामूली दर्द में भी 600 mg या 1000 mg की गोलियां खा लेते हैं, और इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं किडनी, लीवर और ये तमाम जगह आता है। नहीं, देखिए, एक दवाई का डोज चलता है, तो कोशिश करते हैं कि शुरुआत कम डोज से हो, उससे फ़ायदा रहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बढ़ते हैं। और जो आपने mg 200 या 500 या उसकी बात की, जैसे सपोज़ मान लीजिए कि एक कोई गोली 2 मिलीग्राम की और एक 500 मिलीग्राम की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 500 मिलीग्राम वाला का डोज ज़्यादा है। जैसे बनावट पे, जैसे आप जाएंगे साउथ इंडियन का बनावट अलग है, नॉर्थ का अलग है ना, ईस्ट का अलग है, उस तरह का रहता है। वो उस मात्रा में उसका सबसे अच्छा इफेक्ट देखा गया उसी के आसपास, तो वो करते हैं। हाँ, बॉडी वज़न के हिसाब से बॉडी का डोज डिसाइड होता है। वो ज़रूरी है अपने को वज़न के आधार पे जाने का है कि जितना हमारे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो दवाई रिक्वायर्ड है उतना ही लेने का है। इसीलिए मैंने आपको बोला, कोई भी दवाई आपको लेना है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। कोई भी ओवर द काउंटर दवाई नहीं ले कि भैया गए मेडिकल स्टोर में गया, दवाई ले लिया, बोले दवाई दे दो भैया, बुखार है, कुछ भी दे दिया। इस तरह में एक तो क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाओगे कई बार साइंस वगैरह दब जाते, बीमारी दब जाती है, तो बीमारी का पता करने में भी थोड़ा सा डिले हो जाता है। और कई बार पता चला, मान लीजिए आंत में छाले ही आपके, आपने उसमें दर्द की दवाई खा ली, आंतें फट गई, तो छोटा सा तकलीफ था, वो आंतें फट गई तो बड़ी तकलीफ होगी, आपको इमरजेंसी सर्जरी करानी पड़ जाएगी। तो इसीलिए यथासंभव हो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर उसके बाद दवाई लें। कुल मिला के दर्द की दवाई या कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के ना लें। और निश्चित तौर पर यदि आपकी परिस्थितियाँ उस समय हैं कि आपके पास कोई नज़दीकी डॉक्टर हैं, तो उनसे सलाह अवश्य लें, क्योंकि दवाइयाँ आपके जीवन को आरामदायक भी बना सकती हैं और आपके जीवन को कहीं ना कहीं खतरे में भी डाल सकती हैं। क्योंकि लगातार रीवा में जो स्थितियां हैं वो वास्तव में अस्पतालों के यदि एक बार राउंड मारें आप, और मैं कहूँगा सभी दर्शकों से कि आप भी एक बार सिर्फ घूमने के उद्देश्य से आएँ, तो आपको शायद समझ आएगा कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ जाती है। क्योंकि सर ने अभी बताया कि किडनी के तमाम जो पेशेंट्स हैं वो छोटी सी गलती की वजह से आज डायलिसिस जैसी एक पीड़ादायक प्रोसेस से जूझ रहे हैं। और सर ये डायलिसिस आखिरकार मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर कि डायलिसिस आखिर किडनी खराब हो गई, डायलिसिस शुरू हो गई, अब ये कब तक चलेगी? जब तक जीवित है तब तक चलेगी या फिर क्या रहता है? देखिए, कुछ अगर एक्यूट प्रोसेस है तो एक चांस रहता है, बट अधिकतर केसेस में अगर डायलिसिस चालू हो गई तो फिर जब तक जिंदा है तब तक चलना पड़ता है। या तो आप गुर्दा प्रत्यारोपण करवाएं, जो रीनल ट्रांसप्लांट की जो हम बात करते हैं, उसका सक्सेस रेट क्या है सर आपके में? मतलब अच्छा खासा है सर, इसीलिए इतना रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है। लेकिन उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से बात करना पड़ेगा। वो मेरा पोर्टफोलियो हट गया है, लेकिन फिर भी ये कि अच्छी लाइफ मिलती है मरीज़ को। एक बार आपने वो जो शुरुआती जो पीरियड्स रहते हैं कुछ 6 महीने साल भर के, वो एक बार ओवर हो गए तो फिर हाँ, ये है कि आप बहुत सारी इम्यूनो सप्रेशन खाते हैं तो बार बार इन्फेक्शन का रिस्क रहता है। आपको बहुत सारे प्रिकॉशन लंबे लेने पड़ते हैं उसमें, तो वो तो रहेगा सर, है ना। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे डॉक्टर प्रदीप निगम सर, जिनके द्वारा साफ तौर में बड़ी बारीक बातन का बड़े सहज भाव में बताए देंगे। और यह विंध्य के कहे कि अपना दाना पानी खाए रहे हैं, विंध्य के आबो हवा में हैं ता लगातार 2004 से हैं। और एक यहाँ के जो बीमार लोगन के है तो बात कहाऊँ, और तमाम वो बीमारियों से अपना परिचित हैं, जिनके द्वारा यही क्या है, हम गोविंदगढ़ के हैं जी, तो हम जानी थे कि का हमारे जगह का ज़रूरत है जी। तो चलिए, तो निश्चित तौर पर सरल और सहज भाषा में कहा था ना कि जब हालांकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से बेहतर जो है जननी वो अपन जन्मभूमि होती। और निश्चित तौर पर वह जन्मभूमि में रह के जब अपना बच्चे अपन काम करते थे पूरी ईमानदारी से, तो निश्चित तौर पर जनता के
एक अभूतपूर्व स्नेह मिला है और निश्चित तौर पर धरती के भगवान डॉक्टरन के यह में कहा थे काम होते और निश्चित तौर पर सर अब चलत चलावत एक बात हो जाए डेरो लागत थी कि तमाम का है कि आजकल के जो परिस्थिति है लोग अपने आप का साबित कर रहे थे कि हम बड़ा अवेयर हैं, लेकिन डॉक्टरन का लेके ब्लेम बड़े लगवा कर रहे थे कि मतलब ये गलत इलाज कह दी या कह दी, तो वो हमें डरो है एक डॉक्टर की। इसीलिए आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डॉक्टर भगवान है। उसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे इंजीनियर है एक फार्मूले के आधार पर चलता है, वैसे ही हम लोगों ने पढ़ाई की है, हम लोग भी इंसान हैं, अपना काम कर रहे हैं। 4-5 सिम्टम्स है, तकलीफ़ है मरीज़ को, तो वो कई बार लोकेलिटी के हिसाब से और उसका रिलेशन मतलब कोई चीज़ ऊपर नीचे हुई तो उसके हिसाब से बीमारियां बदलती हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं, फल देने वाला तो ऊपर वाला है। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर इतनी आसान नहीं है। वक्त बदल रहा है, पूरा परिवेश बदल गया है हमारा। आप हवा से बात करिए, पानी की बात करिए, मिट्टी की बात करिए, खाने की बात करिए, हमारे रहन हर चीज़ बदला है। अगर हम अपने को बदल रहे हैं तो आपको पब्लिक को ये भी समझने की ज़रूरत है कि कीटाणु भी अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उस और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट डार्विन थ्योरी जो चलता है, हम लोग इस स्थिति में आज जो मेरा जो सोच है इस स्थिति में क्यों है कि बहुत सारी जो मैं बात कर रहा था कि अपने डॉक्टर से मिले और ज़रूरत है तो ही ले। कई दवाइयाँ चाहे नीचे से हमें स्टार्ट करें ऊपर तक जाए, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो भी इंसान ले रहा है। हमारे शरीर के अंदर हमने कोई भी दवाई की तो वो आंतों में जा रही है, नुकसान करेगी। तो शुरुआत में मैंने आपने को बात की थी, हमारे शरीर में जो परजीवी रहते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, कुछ फ़ायदा करते हैं, कुछ नुकसान करते हैं। तो जब नुकसान हो रहा है, अगर हम गड़बड़ को बोल रहे हैं तो अच्छे वाले भी ख़राब हो रहे हैं, तो वो हमें कई बार मिस फायर करते हैं, मतलब हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो एक कहीं पे भी जाते हैं आप विश्वास के साथ जाइए। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहेगा कि किसी मरीज़ का नुकसान हो, है ना। ज़िंदगी की अहमियत हम समझते हैं, लेकिन हम एक ज़िंदगी को पकड़ के नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास करोड़ों ज़िंदगियाँ हैं जिसको सबको कोशिश करना है बचाने की। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बचा रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, फल ऊपर वाला दे रहा है, भगवान सबका साथ देता है। और मैं ये चाहूँगा भगवान हमेशा सबका साथ दे और सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, और जितना संभव है हम लोगों की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, वही मेरी ऊपर वाले से कामना रहेगी। हमारे चंद की यह कहता है कि बघेली में कहावत थी कि भगवान न करे कि वकील और डॉक्टर के जो है कबो सामना करे का पड़े या उनके या न्यायालय के द्वारा मजाए का पड़े, कहे कि चप्पल घट जाती है। तो ठीक है सर, अपन बात तो जैसा कहावे भी, और निश्चित तौर पर यह ज़रूरी है कि अपन डॉक्टर खुद से नहीं बने का है, बल्कि डॉक्टर बने रहा भी अपना। यदि मरीज हैं तो डॉक्टर के लगे जी, मरीज नहीं हुआ है तब वो अपने शरीर के हिसाब से, उम्र के हिसाब से समय समय में अपन जांच पड़ताल चेकअप करावत रहे। सर अब एक आखिरी सवाल का है कि हमारे पास सवाल डॉक्टर्स को लेकर बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि तमाम हम उस फील्ड से आते हैं जहां लोगों को दर्द हम साझा करते हैं, तो मुझे लगता है कितने सवालों को जवाब उन तक पहुंच जाए। सर बीमारियों को लेकर, जो दवाइयों को लेकर मिलावट इस समय चल रही है, तमाम ऐसे ब्रांड्स हैं जो रात में बनते हैं, सुबह दवाइयों की दुकान में आ जाते हैं, और वो ब्रांड्स को जब कंज्यूम करता है एक बीमार व्यक्ति या गांव का व्यक्ति या वो अनजान व्यक्ति जो नहीं जानता उन दवा के बारे में, जैसे आपने कहा कि हम गए दुकान में और वो दुकान वाला अपने हिसाब से पेट दर्द की दे दिया, उसको जिसमें फ़ायदा है वो लोगों को खिला रहा है। मगर हम कैसे चयनित करें सर, मान लीजिए कभी इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं, किन किन कंपनियों की या फिर कैसे ओरिजिनल दवाइयाँ हम जान पाएँ कि ये है? देखिए गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, और आप जो बात कर रहे हैं कि कौन सी दवाई असली है नकली है क्या है, उसके बारे में तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, उसके बारे में ज़्यादा जरूरत। हाँ, लेकिन आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर जो भी दवाई लिख रहा है, आप वो दवाइयाँ कोशिश करें जो डॉक्टर ने लिखी है वही लीजिए और डॉक्टर से दिखाइए। आपने मैंने लिख दिया, किसी डॉक्टर ने लिख दिया, आप दवाई लेके निकल जाते हैं, ऐसा मत करें। आप पहले अपने डॉक्टर से वो दवाइयाँ चेक कराएं कि भाई देखिए। और जहाँ तक आप इमरजेंसी की बात करें तो आजकल सरकार ने बहुत कुछ सुविधाएं दे दी हैं, तो आजकल PSC वगैरह में भी अच्छा कुछ सुविधाएं मिल जाता है। तो बेटर आप सीधे सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ पे आसपास जो आपके हैं वहाँ जाइए, वहाँ आपको कुछ ना कुछ रिलायबल चीज़ ही मिलेगा।
जी। है ना। सरकारी सिस्टम है, एक प्रोसेसिंग के थ्रू चलता है वो, तो 19-20 तो खैर हो सकता है, लेकिन ये कि आपको वहाँ पे अच्छा डॉक्टर मिलेगा, जो भी मिलेगा स्टाफ आपको एक ऑथेंटिक दवाई देगा, आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट कर पाएगा। और यथासंभव हो जितना ज़रूरत है कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं ले, है ना। और आजकल तो सबके पास अपने वाहन भी रहते हैं, नहीं तो आसपास किसी ना किसी दोस्त के पास रहते हैं, तो मदद ली जा सकती है। आसपास आपका कोई भी ठीक ठाक सेंटर है तो वहाँ जाके दिखा सकते हैं। चलिए, तो निश्चित तौर पर लीवर स्वस्थ कैसा रही, किडनी कैसा स्वस्थ रही, अपना कैसा स्वस्थ रहा, हेलो डॉक्टर में यह चर्चा हम करी थे और तमाम कोशिश करी थे कि अपना के मन में जो सवाल है उनका एक्सपर्ट्स से लीन जाए, ओके विशेषज्ञ से लीन जाए। तो डॉक्टर प्रदीप सर के द्वारा बड़ी साफ तौर में स्पष्ट रूप से अपना का बताया दिन गया है। और यदि अपना का कौनो सवाल अपना के मन में आऊ है तो अपना पूछ सकी थे कमेंट बॉक्स में। हम कोशिश करब कि फिर से सर के लगे रही और वो अपना के उन सवालन के जवाब लेके प्रयास करी। हालांकि हम छुए के हर सवालन का प्रयास करे हैं और वो अपना तक सही और सटीक जानकारी पहुंचावे के प्रयास करें, काहे कि अपना के शरीर अपना के स्वास्थ्य बेहद अहम है। कहे कि अपने भर के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, वो हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा है और सुरक्षित देश के भविष्य खातिर अपना के भविष्य और वर्तमान दोनों सुरक्षित हो चाहिए। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,